गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो अभिक्रिया की प्रगति को निर्धारित करने के प्रायोगिक विधियों का अध्ययन किया था। अपना अब एंडिंग आ रहा है यूनिट का, इसमें अपने लास्ट 2-3 टॉपिक्स अब रिमेन है, जिसमें अब नेक्स्ट टॉपिक अपना अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन दी रेट। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही हम अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ता है। अधिकांश जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका ताप 10 डिग्री बढ़ा देने पर, मतलब पहले मान लो 35 डिग्री पे तुम अभिक्रिया कर रहे थे, 35 डिग्री पे रिएक्शन चल रही थी, और जैसे ही तुमने 45 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो जो अभिक्रिया का वेग है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, अपने पास में 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मतलब अभिक्रिया वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, और अधिकांश अभिक्रियाओं का वेग 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर कितना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना हो जाता है। तो उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसकी लिमिटेशन क्या है। तो पहला पॉइंट आता है अपना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया वेग बढ़ता है। दूसरी लाइन, अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। ठीक है। अगर मान लो जब नॉर्मल रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर अपन ने कांस्टेंट कर रखा था, तब अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है जिसको अपन के से डिनोट करते हैं वो kT है। 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अगर वेग नियतांक के T+10 लिख देते हैं अपन, तो दोनों का अनुपात जो आता है वो कितना आएगा, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए 2 से 3 आएगा। मतलब देखो इसको समझते हैं। माना सामान्य अभिक्रिया के लिए, सामान्य अभिक्रिया में T ताप पर अभिक्रिया का वेग नियतांक kT है, तथा 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग नियतांक kT+10 हो जाता है। तो देखो जो kT+10 और kT का अनुपात आएगा वो 2 या 3 आएगा, अपने पास 2 या 3 के आसपास आएगा। मतलब ये क्या है, kT 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अपने पास वेग नियतांक, और kT क्या है, अपने पास नॉर्मल वाला वेग नियतांक है। दोनों का अनुपात 2 या 3 आता है। तो ये जो अनुपात होता है इसको बोलते हैं ताप गुणांक बोला जाता है। तो अपन इसके बाद लिखेंगे यहां से, इसके बाद लिखेंगे KT+10 तथा
KT का अनुपात या रेशो ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है। अब देखो इसमें अभिक्रिया में ताप रिएक्शन बढ़ाने पर क्या हो रहा है, देखो मान लो ये अपने पास अभिकारक भरे हुए हैं, इसमें अभिकारक भरे हुए हैं। जैसे ही अपन इसकी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इन जो अणु हैं इनका ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ने का मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा यहाँ पर बढ़ती है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आपस में क्या होंगे, कोलिजन्स के नंबर भी बढ़ेंगे। मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में टकराते हैं, टकराने से ही इनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो जैसे ही इनका ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो इनका क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ते ही अपने पास में क्या होगा, इनके कोलिजन्स मतलब संगठन का जो परिमाण है वो भी बढ़ेगा। इसके कारण अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। तो अपन इसमें लिखेंगे नेक्स्ट, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसके कारण अणुओं में परस्पर टक्करों की संख्या कोलिजन नंबर भी बढ़ता है। अणुओं की संख्या या कोलिजन नंबर बढ़ता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। देखो तो यहां पर क्या हुआ, अपने पास में ये सिद्धांत क्या कहता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है, पहली बात। फिर इसने बोला कि 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग वो 2 से 3 गुना अपने पास में हो जाता है, ये सेकंड बात बोली। तीसरी बात, जो 10 डिग्री ताप पर अभिक्रिया का वेग नियतांक होगा और जो एक नॉर्मल टेम्परेचर अपन लेंगे उस पर जो अभिक्रिया का वेग नियतांक होगा, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। ये हो गया। ताप गुणांक का मान अपने पास जनरल अभिक्रियाओं के लिए 2 से 3 के बीच में आता है। फिर तीसरी चीज, अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ता है, देखो जैसे ही अपन ताप बढ़ाएंगे अणुओं की ऊर्जा बढ़ती है, मतलब वो ताप को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी ऊर्जा बढ़ेगी और उनकी गति बढ़ती है। उनकी गति बढ़ेगी तो क्या होगा, उनके बीच में कोलिजन होने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होने लगेंगे। अभी शुरू में मान लो कि जो कोलिजन हो रहे थे वो 50 हो रहे थे, मतलब 50 बार अणु आपस में टकरा रहे थे, ये अणु टकरा रहे थे। लेकिन जैसे ताप बढ़ेगा, गति ज़्यादा होगी, तो गति जितनी तेज होगी, देखो अपने पास नॉर्मल एग्जाम्पल से समझो, जितने अपन धीरे गाड़ियाँ चल रही है वो धीरे धीरे चल रही है, तो उनमें टक्कर होने की संभावना क्या होती है, कम होती है। मतलब जहाँ ट्रैफिक बहुत रेंग रेंग के चल रहा है वहाँ कोई एक्सीडेंट होने के चांस नहीं होते। लेकिन जैसे ही गति बहुत ज़्यादा हो गई सभी गाड़ियों की एक साथ, तो क्या होगा, उनमें टक्कर होने की संभावना क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पर अपन प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि किधर मुड़ना है, कितनी जल्दी मुड़ना है, इतने में अपना एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही गति बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिससे क्या होता है, अभिक्रिया वेग बढ़ता है। तो ये सिद्धांत इस पर आधारित है, इन चीज़ों पर आधारित है कि टक्कर बढ़ती है तो अभिक्रिया वेग बढ़ता है। अब इसके अपन कुछ कमियां देखेंगे कि सिद्धांत की कमियां क्या होती है, ड्रॉबैक्स, कमियां, ताप सिद्धांत की कमियां। अपना नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है
ताप सिद्धांत की कमियां, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन, ऐसे लिख लो इंग्लिश में अगर, लिमिटेशन ऑफ टेम्परेचर थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ टेम्परेचर थ्योरी। देखो अपने पास में क्या हो रहा है, कुछ अभिक्रियाएं, अपने क्या बोला, अधिकांश अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन अपने पास कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनमें अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर घट जाता है। मतलब उनका जो ताप गुणांक होता है kT + 10/kT, ये जो ताप गुणांक होता है 1 से कम आता है अपने पास में। अगर 1 आएगा तो ताप का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, 1 से ज़्यादा आएगा मतलब अपने पास में ताप का फर्क पड़ रहा होगा, 2, 3 आ रहा है तो, लेकिन 1 से कम आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, अभिक्रिया वेग का जो गति है वो कम हो रही है। तो अपने पास कुछ अभिक्रियाएं होती है, तो अपन पहला ऐसे लिखेंगे, कुछ अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग ताप बढ़ाने पर घटता है। उदाहरण अभिक्रिया का ताप गुणांक 1 से कम प्राप्त होता है, 1 से कम प्राप्त होता है। तो ये इसकी क्या है, पहली कमी हुई। मतलब अपने पास में ऐसी कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनका ताप गुणांक, ताप बढ़ाओगे तो इसका वेग, मतलब इसके बनने की दर होती है NO2 के, इसकी बनने की दर क्या होगी, कम हो जाएगी अपने ताप बढ़ाने पर। तो ये इसकी पहली कमी थी, ये इसको समझा नहीं पाया कि ऐसा क्या हो रहा है। दूसरी देखो, दूसरी में अपन क्या बोल रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर कोलिजन्स होते हैं, इंक्रीज होते हैं नंबर, टक्करों की संख्या होती है, वो तो सही बात है। लेकिन जो अभिक्रिया वेग बोला कि 2 से 3 गुना होता है, वो कुछ अभिक्रियाओं में 200 से 300% भी हो जाता है अपने पास में। तो अपने पास में टक्करों की संख्या तो कम बढ़ती है, 2 से 3% बढ़ती है, लेकिन जो क्या हो रहा है, अपना अभिक्रिया का वेग का परिमाण है वो 200 से 300% ज्यादा हो जाता है। तो अपन यहां लिखेंगे सेकंड, यहां पर अपन लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर अणुओं के मध्य टक्करों का परिमाण 2 से 3% बढ़ता है, जबकि अभिक्रिया वेग का मान 200 से 300% बढ़ जाता है, 200 से 300% बढ़ जाता है। इन दोनों कमियों को ये सिद्धांत नहीं बता पाया। मतलब एक तो पहला क्या हो रहा है कि अभिक्रिया वेग ताप बढ़ाने पर घट रहा है, दूसरा कमी क्या हुई कि जो टकरें होती है वो तो 2 से 3% बढ़ती है। मतलब 100 टकरा रहे होंगे तो 120 टकराने लग जाएंगे और 100 टकरा रहे होंगे तो 130 टकराने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अभिक्रिया वेग है वो 200 से 300% हो रहा है। तो अपने पास में ये दो कमियां आती है इस सिद्धांत की। तो अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो इन सिद्धांत की कमियों को क्या करेगा, दूर करेगा। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे
नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, वो आता है आरएनएस समीकरण, इक्वेशन एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना आरएनएस इक्वेशन और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आरएनएस मतलब साइंटिस्ट का नाम है और एक्टिवेशन मतलब क्या होता है अपना सक्रियण ऊर्जा होती है। क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा। आरएनएस समीकरण तथा सक्रियण ऊर्जा। अब देखो, जो ये ताप सिद्धांत की कमियां आई थी, इनको दूर करने के लिए आरएनएस ने अपनी समीकरण दी। इसको पहले वॉन टॉप ने दिया था। वॉन टॉप का कन्वर्जन किसने किया? इसने, आरएनएस ने उसको कन्वर्ट करके अपनी समीकरण को बनाया था। मतलब वॉन टॉप ने दे दिया, उसकी इतनी पुष्टि नहीं हो पाई, उस पर प्रैक्टिकल नहीं हो पाए, तो उसको फिर आरएनएस ने थोड़ा सा स्टडी करके चेंज किया और अपनी इक्वेशन दी। तो ये होती है आरएनएस और वॉन टॉप दोनों का मिश्रण ही होता है समीकरण में, लेकिन मेन डोमिनेंस किसका है? अपने पास आरएनएस का है। तो अपन लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं पर ताप की निर्भरता बताने के लिए वॉन टॉप तथा आरएनएस ने समीकरण दिए। देखो, माना एक उत्क्रमणीय रिवर्सिबल अभिक्रिया निम्न है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल सके और बैकवर्ड में भी, मतलब कुछ परिवर्तन करोगे ताप, दाब, सांद्रता में, और वो रिएक्शन किस में आने लग जाएगी? अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लग जाएगी। मतलब अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों अभिक्रियाएं चल सके, ऐसी होती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है अपने पास में। तो अपन लिखेंगे ये वाली अभिक्रिया क्या है? एक उत्क्रमणीय है, मान लिया अपन ने। साम्य अवस्था में क्या होता है? जो अग्र अभिक्रिया की दर है, मतलब CD के बनने की दर है और AB के बनने की दर है, दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाती है। साम्य पर दोनों चीजें बराबर हो जाती है। साम्य अवस्था क्या होती है? वह मोमेंट जब अग्र अभिक्रिया की दर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पश्चिम अभिक्रिया की दर जब आपस में बराबर हो जाती है तो उसको बोलते हैं साम्य पर आ गया अपना जो सिस्टम है। साम्य पर अग्र दिशा का वेग पश्चिम दिशा के वेग के बराबर हो जाता है। अपन अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अग्र दिशा का वेग, अगर मैं इसको K1 ले लूँ, इसको K2 ले लिया, इसको K1 ले लिया वेग नियतांक और इसको K2 ले लिया, तो मेरे पास अग्र दिशा क्या आ जाएगा? K1 सांद्रता A और B, ये मेरे पास इसका आ गया। फिर मैं लिखूंगा पश्चिम दिशा का वेग, पश्चिम दिशा का क्या आएगा? इसमें किसके बनने की दर देखेंगे? AB की बनने की दर K2 मल्टीप्लाई COD की सांद्रता को ऐसे लिखूंगा मैं, K2 COD की सांद्रता लिख दी मैंने। ये किसके हो गया? पश्चिम दिशा का वेग हो गया। ठीक है, साम्य पर क्या रहेगा? दोनों बराबर कर देंगे अपन, 1 और 2 ऐसे, ये दोनों है, दोनों क्या हो जाएंगे? साम्य पर बराबर हो जाएंगे। तो अपन अब लिखेंगे
देखेंगे समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखूंगा मैं, K1 A B बराबर K2 CD, और मैं क्या लिख सकता हूं, K2 अपॉन K1, मतलब K1 को इधर ले गया और AB को उधर ले गया, अपने पास में क्या आ जाएगा, CD इक्वल्स टू AB। देखो यहां पर क्या किया अपन ने, ये रेट थी, दोनों बराबर हो गई। अब अपन ने क्या करा इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर अपन ने इस टर्म को इधर भेज दिया, इस टर्म को इधर ले आए, तो K1 अपॉन K2 अपने पास में क्या बन जाएगा, K इक्वल्स टू K। ये वाला क्या बन जाएगा, K क्या है अपने पास में, K साम्य स्थिरांक है, K साम्य स्थिरांक है, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। तो अपन ने उत्क्रमणीय अभिक्रिया को ये लिख दिया। अब लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ के अनुसार क्या होता है, ln K अपॉन dt बराबर क्या होता है, डेल H अपॉन RT स्क्वायर। ये होता है वांट ऑफ के अनुसार, समीकरण 3। देखो ये समीकरण किसने दी, वांट ऑफ ने दी। यहां पर K क्या है, यही साम्य स्थिरांक है, अग्र अभिक्रिया अपॉन पश्च अभिक्रिया का वेग का अनुपात है। तो K क्या हो गया अपना, साम्य स्थिरांक हो गया, और डेल्टा H RT स्क्वायर क्या हो गया अपना, वांट ऑफ का समीकरण हो गया। अब इसी को किसने कन्वर्ट किया, आरएनएस ने कन्वर्ट किया। तो अपन इसको अब आरएनएस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखो इतना लिख लेंगे, फिर इसको आरएनएस के अकॉर्डिंग करेंगे। आरएनएस ने डेल्टा H की जगह EA को प्रतिपादित किया, अतः dln K अपॉन dt इक्वल्स टू EA अपॉन RT स्क्वायर। ये आ गया, मतलब डेल्टा H की जगह क्या रख दिया, EA रख दिया। अब अपन लिखेंगे चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण मतलब T को उस साइड ले जाएंगे, T अलग कर लेंगे और ये अलग कर लेंगे, dln K इक्वल्स टू EA अपॉन R dt अपॉन T स्क्वायर। ये हो गया चरों का पृथक्करण। फिर करेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, देखो यहां पर अपन लिखेंगे dln K, समाकलन यहां पर ये दोनों चीजें कांस्टेंट अपनी, समाकलन होगा dt अपॉन T स्क्वायर का, ठीक है। ऐसे अपने पास में क्या आएगा, समाकलन आएगा। देखो इसका समाकलन तो इजी, dln K का ln K, जैसे अपन dt का t करते थे वैसे ही अपन dln K का क्या कर देंगे, ln K। E अपॉन R अपना कांस्टेंट है ही, ठीक है। इसका समाकलन क्या आएगा, देखो इसकी अगर मैं लिखूं dt अपॉन T स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t की पावर -2 dt, ऐसे लिख सकता हूं इसको। ऊपर गई तो पावर माइनस की हो गई। अब देखो अगर x की पावर n का dx के सापेक्ष समाकलन होता है तो हम लिखते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है समाकलन। तो यहाँ पावर क्या है,
-2 है तो अपन लिखेंगे t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। यहाँ से क्या आएगा t की पावर -1 अपॉन -1 आएगा अपने पास में। t की पावर -1 अपॉन -1 आएगा, मतलब माइनस अपने पास t की पावर -1 आ जाएगा इसका समाकलन। कुछ नहीं किया, बस इसको n की जगह रख दिया तो अपने पास t की पावर -2 + 1 आया और यहाँ पर -2 + 1 आया। तो यहाँ पर अपन अब क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा -t की पावर -1 और मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस ln a, जो अपना समाकलन इस तरह का आ जाता है बिना लिमिट करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ln k बराबर -EA/RT प्लस ln a। ये अपने पास में क्या आ जाती है आरएनईएस की समीकरण आ जाती है। ये क्या आती है आरएनईएस की समीकरण आ जाते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे, यहाँ ln a समाकलन स्थिरांक है तथा EA सक्रियण ऊर्जा है। यहाँ ln a समाकलन स्थिरांक व सक्रियण ऊर्जा है। कुछ नहीं किया, ये वॉन टॉप में अपन ने क्या रख दिया डेल H की जगह EA रख दिया, ठीक है, डेल्टा H की जगह EA रख दिया अपन ने। फिर क्या करा अपन ने, इसमें दोनों ओर चरों का पृथक्करण कर दिया, dt इधर लगा दिया और 1/t² इधर लगा दिया, ठीक है। अब क्या करा है अपन ने, इसको समाकलन कर दिया दोनों साइड। तो d ln k का समाकलन ln k हो गया अपने पास में EA/R, t की पावर -1 आ गया किसका 1/t² का। तो अपने पास जो समीकरण आई ln k = -EA/RT प्लस ln a, ये होती है आरएनईएस की समीकरण। तो यहाँ पर ln a क्या है समाकलन स्थिरांक है और जो EA है वो सक्रियण ऊर्जा है। बाकी R पता ही है गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है और K क्या है साम्य स्थिरांक है। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या आ जाती है आरएनईएस की समीकरण आ जाती है, ठीक है। तो ये हुआ अपना आरएनईएस समीकरण। अब देखो आरएनईएस ने जो ये समीकरण दी वो कुछ पोस्टुलेट संकल्पनाओं के आधार पर दी, मतलब उसने कुछ थ्योरी के आधार पर क्या किया इसको दिया था। तो वो थ्योरीज क्या होती हैं वो एक के बाद अपन एक पोस्टुलेट हैं वो अपन स्टडी करेंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे आरएनईएस ने अपनी इस समीकरण की उत्पत्ति निम्न संकल्पनाओं पोस्टुलेट्स के आधार पर की। किस संकल्पनाओं पोस्टुलेट्स के आधार पर की। पहली संकल्पना इसकी ये थी कि जो रिएक्शन में भाग लेने वाले सभी हैं, जो रिएक्शन में उपस्थित जितने भी अणु हैं वो सभी रिएक्शन में क्या नहीं लेते भाग नहीं लेते हैं। मतलब अपने पास में एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में अपने पास में ये अणु उपस्थित है, इनकी संख्या है मान लो 10,000। 10,000 क्या है अणु है इस बीकर में। तो अपन जब रिएक्शन करेंगे किसी भी चीज से रिएक्शन करवाऊंगा इसको मैं, तो यहाँ पर 10 के 10,000 क्या है अणु पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं एक मोल में कितना होता है 6.23 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इतने थोड़ी अभिक्रिया करते हैं, अपन एक मोल लेंगे तो इतने अणु इतनी अभिक्रिया थोड़ी हो जाती है। अपने पास में क्या होता है कुछ लिमिटेड अमाउंट ही अभिक्रिया करते हैं। तो मान लो 10,000 हैं, इनमें से अपने पास 4,000 ही क्या करेंगे अभिक्रिया करेंगे, इसमें से 4,000 ही अभिक्रिया करेंगे, 6,000 अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। जैसे अपनी 21 किलोमीटर की मैराथन होनी है, तो उसमें बताओ बच्चे भाग ले सकते हैं नहीं, बूढ़े भाग ले सकते हैं नहीं।
क्योंकि वो 21 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाएंगे तो उनका भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। तो रिएक्शन की एनर्जी के अनुसार मॉलिक्यूल भी होते हैं, किसी के पास कम एनर्जी